Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 12 Science Chemistry. P ब्लॉक चैप्टर हम पढ़ रहे थे. P ब्लॉक चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है P ब्लॉक के ग्रुप 15 का, उसके बारे में हमने बात की थी. इसके बाद में हमने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रखी है एंड द एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन की बात की है. ठीक है. आई गेट अ रिकैप ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स विच इज नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are the elements of the group 15. Okay, and you see that it is starting from the period number 2 because in the period number 1 helium is there. Okay, and this is from the period number 2 to period number 6, and you see the elements of every group belongs with the period number 2 have some anomalous behaviors in the properties. So the nitrogen is also just showing anomality in the properties than their group. Means nitrogen is a different property behavior showing element than their group, means that do not match their properties with their whole group. Okay, and we have all talked about it. So next topic today we have a next topic which is the reactivity of these elements. ठीक है, reactivity of group 15 एलिमेंट्स. डिफरेंट रिएक्टिविटी की हम बात इसमें करने वाले हैं. डिफरेंट रिएक्टिविटी मीन्स कई चीज़ें हमारे पास में है, जैसे ये हैलोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे ये ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे ये हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स. ओके, सो देखिए वी आर स्टार्टिंग विद द रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन. ओके, देखिए हमें ये देखना है कि ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या चीज करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या कंपाउंड बनाएगा और वो जो बनने वाला कंपाउंड है उसकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली है. ओके, आर यू रेडी गाइस? चलिए हम शुरू करते हैं. तो देखिए मैं पहली लाइन इसके अंदर लिखता हूं कि दे फॉर्म हाइड्राइड. क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्राइड्स. और उनका फॉर्मूला मैं क्या लिखूं? EH3. मेनली क्या करते हैं ये? हाइड्राइड्स बनाते हैं विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ में ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? डिफरेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं. जैसे नाइट्रोजन NH3 बनाएगा, फॉस्फोरस PH3 बनाएगा, बिस्मुथ क्या बनाएगा? BiH3 बनाएगा. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. जो बेसिक हाइड्राइड्स हैं वो हैं आपके EH3 और उनका आप सिंपल फॉर्मूला जो है ये EH3. डिफरेंट एलिमेंट इस टाइप से हाइड्राइड का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं. ओके, अब देखिए अगर इन हाइड्राइड्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें या फिर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें या फिर इनकी एसिडिक नेचर की बात करें या इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो वो क्या चीज़ होती है वो देखते हैं अपन. ठीक है ना. देखिए हाइड्राइड की आप अगर इसमें बात करते हैं तो ये जो हाइड्राइड है ये क्या करेंगे? दे लीड दीज हाइड्राइड्स टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? दीज हाइड्राइड्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, जैसे क्या हो गया? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है ये NH3, तो ये क्या कर लेगा? नेक्स्ट NH3 से क्या कर रहा है? दिस इज द H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा. और आप देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है बच्चों तो वो क्या करता है? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रांगली क्लब करने की कोशिश करता है. दैट मीन्स बाइंड करने की कोशिश करता है. ये आपको चीज समझनी चाहिए. ठीक है, कैसे होता है ये सब चीजें आप ये समझिए कि जैसे ही आप बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन का NH3 जो है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बढ़ जाएगा.
ठीक है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस के हाइड्राइड में चलेंगे, देन यू सी द स्ट्रेंथ और या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अचानक से कम होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे आप आर्सेनिक पे वापस जाएंगे तो वो वापस से इंक्रीज होना शुरू होंगे, ठीक है। तो देखिए आप MPBP की बात इसमें कर सकते हैं। MPBP की बात अगर आप करेंगे तो देखिए NH3 का क्या होगा, सबसे ज़्यादा है MPBP, ठीक है। इससे PS3 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन इनका फिर से वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है, इसी वजह से तो बनता है। होपफुली आप लोगों को ये मालूम है ना। तो इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिविटी है और इन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिविटी है। सो दिस इज द रीजन। तो ये पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन क्या करता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द रीजन। तो इसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और स्मॉलर साइज की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि आप सेकंड पीरियड नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाते हैं तो साइज अचानक से बढ़ता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी घट जाएगी। लेकिन आप आर्सेनिक में जाते हैं तो साइज थोड़ा सा लूज होता है। या आप ये बात करते हैं, हमने कहा था कि साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, थोड़ा कम बढ़ता है, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। हमने क्या कहा था, उस कॉन्ट्रैक्शन को लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था। उस वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी वापस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो MPBP वापस से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप किसी हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो उनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। दैट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है बच्चों, ठीक है। और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, नाइट्रोजन से बिस्मिथ पे जाते हैं, तो साइज उसका इंक्रीज होगा, तो हाइड्राइड का साइज भी इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। बिकॉज टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दो या एनर्जी बोल दो, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसके डिक्रीज होने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, कौन सा बॉन्ड, एक तो आप नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए, मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया, तो आप इसका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लगेगी। और ये मैंने ले लिया, बिस्मिथ का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये बिस्मिथ का हाइड्राइड है, इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, ये क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को ऐसे लिख सकता हूँ, जो क्या है, किसका, नाइट्रोजन का, NH3 का क्या है, ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ BiS3। तो BiS3 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बच्चों क्या हो रहा है, कम है, इसलिए वो इजीली क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करके रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करके रिलीज कर देगा। और इसी वजह से क्या है बच्चों, इसी वजह से क्या है कि ये जो आपके हाइड्राइड है, टॉप टू बॉटम जाने पर नाइट्रोजन के बाद में बिस्मिथ तक जाते जाओगे तो इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना। देखिए स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसी से अपन एक और प्रॉपर्टी इसमें जनरेट कर सकते हैं कि भैया अगर स्टेबिलिटी कम है विथ लीस्ट स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, ग्रुप में
अगर नीचे की तरफ जाते हुए स्टेबिलिटी कम है तो क्या होगा, हाइड्रोजन इजीली डोनेट करेगा, है ना। हाइड्रोजन इजीली डोनेट करेगा तो क्या होगा, कोई ना कोई उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। अरे भैया, हाइड्रोजन जो लेता है उसका रिडक्शन होता है, जो ऑक्सीजन लेता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ये लोग हाइड्रोजन दे रहे हैं तो कोई ले रहा होगा ना। कभी भी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि भैया मैंने तो डोनेट कर दिया, कोई लो चाहे मत लो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कुछ भी रिमूव कर रहा हूं, देन देयर मस्ट बी ए एक्सेप्टर, वहां पे उसको लेने वाला जरूर 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 होगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना। इसका मतलब अगर आप नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो हाइड्रोजन क्या है, इजीली डोनेटेड है, ठीक है। तो विद लीस्ट स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, H एटम डोनेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना सामने वाले का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये हाइड्राइड्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हाइड्राइड ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा किसी को, उसका रिडक्शन करेगा। अच्छा, इजीली डोनेट कौन करेगा, डाउन द ग्रुप। बिस्मिथ सबसे ज्यादा डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इजीली वो हाइड्रोजन देगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन हाइड्राइड्स में से, बिस्मिथ। स्ट्रॉन्गेस्ट reducing एजेंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स। ये बच्चों ध्यान रखना, मैं इन हाइड्राइड्स में बात कर रहा हूं। कौन है, बिस्मिथ का हाइड्राइड। ठीक है, क्या समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज कि अगर आप ये कहते हैं कि एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करते हैं, तो मैं आपको अभी एक टेबल टाइप में आपको बता रहा हूं, उस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना। देखिए, एक है हमारे पास मेटल होता है, मेटल का हाइड्राइड होता है, और एक हमारे पास होता है नॉन मेटल, ठीक है। इनमें से हाइड्राइड हो सकते हैं, हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी आपको हाइड्राइड और ऑक्साइड की एसिडिक और बेसिक नेचर की बात पूछता है, जैसे सपोज कीजिए यहीं पे आपको पूछ लेगा कि भैया ये जो हाइड्राइड्स आप बता रहे हैं, बताइए इसमें बिस्मिथ का हाइड्राइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है या नाइट्रोजन का हाइड्राइड ज़्यादा एसिडिक है, NH3 ज़्यादा एसिडिक है या बिस्मिथ ज़्यादा एसिडिक है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद रखनी है हमेशा के लिए। देखिए NaOH सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं NaOH को, कॉस्टिक सोडा पूरी दुनिया जानती है कि इट्स अ बेस, ठीक है। NaOH एक बेस है ना। Na क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल है, और मेटल का OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्साइड हो गया, मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अगर है तो उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किसके, मेटल के, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अब जब मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक है तो नॉन मेटल के क्या होंगे, एसिड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रही है ये वाली बात। और हमेशा इसको उल्टा कर देना कि अगर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मेटल के बेसिक है तो उसके हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिडिक है तो हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। बस ये लीजिए, ये दिमाग में फिट कर लेना। अब आप बता सकते हो, देखो एसिडिक नेचर में बता दूं कि आपको इसके अंदर, अब आप खुद ही बोलेंगे एसिडिक नेचर। देखो बोलिए, आप बोलिए कि एसिडिक नेचर NH3 PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मिथ हाइड्राइड। अब बताओ इनके अंदर एसिडिक नेचर बढ़ रही है या घट रही है। आप देखो ना, मेटेलिक नेचर बढ़ रही है घट रही है। टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, ऊपर तो नॉन मेटल है, बॉटम में क्या है, मेटल है। तो मेटल बढ़ रहा है, और किसका हाइड्राइड है, मेटल। हाइड्राइड्स में मेटल बढ़ रहा है तो मेटल का हाइड्राइड क्या है, एसिडिक। दैट मीन्स एसिडिक नेचर क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल,
ठीक है, बोलो हाइड्राइड समझ में आए या नहीं आए? होपफुली आपको ये हाइड्राइड समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। चलो अब अपन ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं लगे हाथ। और अगर आप ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड्स की बात अपन करेंगे तो वो तो और भी सिंपल है, क्योंकि आपको इसमें क्या देखना है, एसिडिक और बेसिक नेचर मेनली देखनी होती है ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलिए ऑक्साइड्स की हम बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद दी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, और सब चीजें लॉजिकल बताऊंगा बच्चों, लॉजिकल, आपको हर चीज को लॉजिक से जोड़ करके बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है, लेकिन उस लॉजिक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट रिएक्शन विद दी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। अब आप ये देखिए कि अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये हाइड्राइड दे सकता है, देन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मस्ट बी इट्स गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग व्हाट, क्या देना चाहिए, ऑक्साइड ना, ओके। चलिए तो अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड देता है, दे गिव ऑक्साइड्स like E2O3 and E2O5, ठीक है। इसमें देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, +3 है, और इसमें कितना है, +5 है। वो तो आप देख सकते हैं ना, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 5 2 10, 10 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो +5, 3 2 6, 6 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो +3। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, अब आपको ये बोले कि बताओ कि E2O5 में एग्जांपल लिख दो ऑक्साइड्स के, ऑक्साइड से एग्जांपल लिख दिया, जैसे मैंने N2O3 लिख दिया और एक लिख दिया N2O5 लिख दिया, मैंने नाइट्रोजन के लिख दिए दोनों। अब आपको ये कह दे कि बताओ बच्चों कि ये वाले टाइप के, इस टाइप के ऑक्साइड और इस टाइप के ऑक्साइड्स में से टॉप टू बॉटम में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, आपको ये बोल दे, तो बच्चों आप एक चीज याद रखना, हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, बॉटम की तरफ कौन सी स्टेबल होती है, +3 होती है। इसका मतलब E2O3 क्या होते हैं, बॉटम की तरफ स्टेबल होते हैं, और E2O5 टॉप की तरफ स्टेबल होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो +3 में ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। E2O3 इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप में आप डाउन की तरफ माइग्रेट करेंगे तो क्या होते हैं, E2O3 मतलब +3 स्टेट वाले ऑक्साइड्स क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए लॉजिकली सेट किया है हमने, जो बात हम पहले पढ़ चुके हैं उसी पे हमने इसको फिक्स किया है कि E2O3 क्यों स्टेबल है, बिकॉज E2O3 परसिस्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, दैट्स व्हाई E2O3 टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल। समझ में आ रही बात? अब एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर की। बताओ कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? अभी मैंने यहां पे टेबल बताई थी, आपको याद होनी चाहिए। कहां से आप अगर भूल भी जाते हो टेबल तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डू नॉट टू बी वरीड। आप याद रखिए एक ही बात, NaOH को फिक्स कर लो दिमाग में, ताले लगा दो दिमाग के अंदर, NaOH को पकड़ के घुसेड़ लो दिमाग में। क्या घुसेड़ना है कि बेस से ये हमें मालूम है, और किसका हाइड्रोक्साइड है, मेटल का है। सोडियम तो मेटल होता है, इसका हाइड्रोक्साइड है। दिमाग में फिट है हमारे कि भैया मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है, तो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर बेस, और मेटल के हाइड्राइड एसिडिक है, ठीक है। ऑक्साइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो मेटल का ऑक्साइड मतलब बिस्मिथ का ऑक्साइड, मेटल नीचे की तरफ है, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेस। तो इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि इन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक होगी या बेसिक नेचर होगी, तो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आप बोलोगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर होगी, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और टॉप की तरफ क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। तो देखो एसिडिक नेचर डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, समझ में आ गई बात। और इसीलिए आप कह सकते हो E2O3 ऑफ नाइट्रोजन। अरे बच्चों ये तो प्योरली नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो एसिडिक होते हैं, एंड फॉस्फोरस, इन दोनों के, क्योंकि दोनों ही क्या हैं,
क्या है बच्चों, दोनों ही नॉन मेटल हैं, आर एसिडिक, क्योंकि हमने क्या कहा, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल बॉटम में है, नॉन मेटल टॉप पे, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे, इसलिए नाइट्रोजन के एसिडिक होते हैं, फास्फोरस के एसिडिक होते हैं। बोलो आपको कहां दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने जो एक लॉजिक सेट कर रखा है उस लॉजिक से आप इन चीजों के आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसकी ज्यादा बेसिक नेचर है, किसकी कम बेसिक नेचर है, कौन स्टेबल है, कौन नॉन स्टेबल, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो आगे आप रिएक्टिविटी विद द हैलोजन कर सकते हैं इसकी, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी विथ हैलोजन, हैलोजन बोले तो X2। अरे बच्चों जानते भी हो कि नहीं जानते हो हैलोजन्स को, तो ये क्या देंगे बताइए हैलोजन के साथ, भैया ऑक्साइड दे रहे तो हैलाइड दे देंगे ना, दे गिव हैलाइड्स, हैलाइड्स विथ X2, ठीक है। कौन से, EX3 EX5 एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनल PTIONALY, एक्सेप्शनली नाइट्रोजन ओनली गिव्स NX3, नाइट्रोजन क्या देगा, NX3 देगा, NX5 नहीं देगा। बोलो ये बात समझ में आती है क्या? पढ़ी है ना हमने, पढ़ी है ना कोवेलेंसी के अंदर कि वाई नाइट्रोजन गिव्स ओनली NCl3, वाई नॉट NCl5, फास्फोरस तो PCl5 भी देता है, नाइट्रोजन NCl3, ठीक है साहब, ओके, बट NCl5 नॉट ओके, PCl3 इज ओके, PCl5 इज ओके। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डोंट हैव d ऑर्बिटल, ठीक है ना, सो हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी, 4, और इसमें तो 5 चाहिए बच्चों, समझ में आ गई ना बात। तो हाइलोजन के साथ में EX3 EX5 बनाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन क्या बनाएगा, केवल EX3 बनाएगा। वो क्या रीजन है, d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस नाइट्रोजन के अंदर, ये वाली चीज आएगी इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होते हैं, जैसे फास्फोरस का पेंटाहेलाइड है, दिस इज पेंटाहेलाइड, तो देखिए पेंटाहेलाइड्स are more covalent, बिकॉज क्यों होते हैं ऐसा, क्यों है, बिकॉज देयर सेंट्रल एटम, क्योंकि उनका जो सेंट्रल एटम है ना बच्चों, उसके ऊपर क्या होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज, हैव मोर पॉजिटिव चार्ज, कैसा, ज्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें क्या है, +3 है, इसमें +5 है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आएगा उतना ही ज्यादा उसमें कोवेलेंसी होती है, या आप बोल सकते हैं मोर कोवेलेंट एंड मोर स्टेबल। पेंटाहेलाइड्स क्या है, अच्छा कोवेलेंसी तो आपको नजर आ ही रही है, स्टेबिलिटी भी उनकी ज्यादा होती चली जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट हो गए ट्राईहेलाइड से, नाइट्रोजन के NX3 भी, बट NX3 ऑल्सो NF3 इज स्टेबल, ये ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना कि NX3 ये ट्राईहेलाइड है ना नाइट्रोजन का, इसमें भी केवल और केवल नाइट्रोजन का ट्राईफ्लोराइड ही स्टेबल होगा, ट्राईब्रोमाइड ट्राईक्लोराइड ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इस चीज को फिक्स कर लेना दिमाग में, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को, ठीक है ना, तो ये वाली चीज देख लेना, ओके। अच्छा इसमें देखिए ये हुआ हैलोजन के साथ में, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट मेटल्स के साथ में, ठीक है। देखिए मेटल्स के साथ में ये क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और एक बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ metals, they forms binary compound with
मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब दो टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, एक तो आपके ग्रुप 15 का एलिमेंट हो गया और एक कोई मेटल हो गया, तो बाइनरी कंपाउंड हो गया है। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं विथ -3 स्टेट। इनकी स्टेट क्या होगी, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की क्या होगी, -3 होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CAN, अब देखो ये -3 है और ये +2 है, तो दोनों की स्टोइकोमेट्री को मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दो और इसको 2 से कर दो। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। ये क्या है, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है ना, और आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई भी नेगेटिव आयन होता है तो उसके अंदर आपको मिलेगा सफिक्स क्या, आइड और एट। क्या मिलेगा, आइड और एट। आई एम राइटिंग नाइट्राइड, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, -3 स्टेट में है और ये +2 स्टेट के अंदर है। ऐसे ही सभी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, +3 स्टेट के बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनकी रिएक्टिविटी है, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, मेटल्स के साथ, हेलोजेंस के साथ, ये सब इनकी रिएक्टिविटी है। बोलो समझ में आई कि नहीं यही रिएक्टिविटी, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, अपन आगे चले, देख लो आप, इसको नोट कर लो, समझ लो सारी कहानी। ठीक है, फिर ना कहना कि सर हमें समय नहीं दिया, ठीक है, फिर ना कहना, क्योंकि कहने सुनने को फिर कुछ बचता ही नहीं है। लिख लो, उतार लो, लिख लो, उतार लो। ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी। अब देखो, अब हमारे पास में इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, उसको गौर फरमाइएगा साहब। अब गौर कैसे फरमाना है कि हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आ रही है क्या, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे आज ले रहा हूँ N2, दिस इज डाइनाइट्रोजन अब आपने पढ़ना है। ठीक है, तो डाइनाइट्रोजन क्या है, कैसे बन सकता है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे हमें इसमें पढ़ना होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं। ठीक है ना, डाइनाइट्रोजन आप जानते हो ये क्या है, डायटोमिक नाइट्रोजन गैस होती है जो N ट्रिपल बॉन्ड से बनती है। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी हाई है, जो कितनी होती है, 941.4 किलोजूल होती है। और ये क्यों है बच्चों, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N है और इसके अंदर p पाई ओवरलैपिंग से ऐसा हो रहा है, p पाई ओवरलैपिंग, इसकी वजह से ये हो रहा है और इसकी वजह से ही इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज 941.4 किलोजूल पर मोल। और इसी का मतलब है कि N2 गैस रिएक्शन बहुत ही कम करती है, इनर्ट होती है, और इसीलिए इसको इनर्ट मीडियम बनाने के लिए काम में लेते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है समझ में। चलें आगे बढ़े। आप देखिए, मैं इसके अंदर पॉइंट्स आपको बताता चला जाता हूं। प्रिपरेशन की बात करें, चलिए अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कैसे कैसे नाइट्रोजन को आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में बहुत सारी पड़ी है। कितनी होती है, ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट की गैसेस के अंदर है, वह जो गैसेस है उनके अंदर। तो आप ये देखिए कि क्या वहां से अपन इसको कलेक्ट कर लें, क्या वहां से निकाल लें क्या, यस वी कैन डू दिस। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला क्या है, इट कैन बी obtained from environment by liquefaction। इन वर्ड्स पे ध्यान देना, liquefaction
and fractional distillation of air। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना बच्चों, N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है BP वो कितना है, वो है आपका 77.2 केल्विन, और BP ऑफ O2 जो है वो कितना है, वो है 90 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 90 केल्विन है, और जो डाइनाइट्रोजन गैस है आपकी N2 उसका कितना है, 77.2। तो क्या करते हैं, देखो मैं दोनों वर्ड्स को समझा देता हूं, ज्यादा आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए बस। एनवायरनमेंट की जो गैसेज है उनका लिक्विफिकेशन, एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज है, मिक्सचर है, उनको सबको लिया और उनको क्या कर लिया, लिक्विफाई कर लिया, प्रेशराइज किया और ठंडा किया करते हैं, तो क्या होता है, लिक्विफाई हो जाती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आप जानते हैं प्रेशर और टेम्परेचर कम तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, हम सॉल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उस लिक्विड के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मैक्सिमम प्रोपोर्शन, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है और 21 के आसपास क्या आती है आपकी ऑक्सीजन आती, बाकी छोटी मोटी गैसेज है उनको अपन नेग्लेक्ट करते हैं कुछ देर के लिए। तो वो ऑक्सीजन और क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, उसका क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, जो वेपर बनती है उसको कंडेंस कर लेते हैं, ये होता है डिस्टिलेशन। तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन के लिए किया जाता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस बहुत कम होता है। यू सी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द नाइट्रोजन इज 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का कितना होता है, 90 केल्विन होता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत नैरो रेंज में है, बहुत पास में है, इसलिए आप सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इतने से डिफरेंस में दोनों गैसेज एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो लिक्विफाई की हुई है ना वो। तो फ्रैक्शनल में करेंगे तो पहले कौन सी मिलेगी अपने को, 77.2 वाली, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले वेपराइज होगी, और हम क्या करेंगे, इसको ऑब्टेन करके क्या कर लेंगे, लिक्विफाई से डिस्टिलेट किया, ऑब्टेन किया, और वापस से कंडेंस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको लिक्विड में ले सकते हैं या गैस में ले सकते हैं डायरेक्ट। और फिर क्या होगी, बाद में ऑक्सीजन आएगी, उसको पीछे की पीछे छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। तो लिक्विफाई किया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया हमने, तो उससे क्या कर लिया, पहले क्या मिलेगी, लिक्विफाई किया तो सारी तो मिक्सर आ गया लिक्विड में, उसको हम हीट अप करके डिस्टिलेट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले कौन आएगी, ये पीछे रह जाएगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलें आगे। दूसरा तरीका देखो इसकी प्रिपेयर करने का। दूसरा तरीका जो है, हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को आप ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका ये लगाएं कि अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स N2 with NaNO2। क्या है, सोडियम नाइट्रेट के साथ में, या सोडियम नाइट्राइट ले लीजिए, ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट है। व्हाट इज दिस, सोडियम नाइट्राइट। देखो कैसे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या है, NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। यहां पे AQ का मतलब क्या है, एक्वस, वाटर के अंदर डिसॉल्व है, और किससे रिएक्ट करना है, NaNO2 से। NaNO2 एक्वस है। देखिए NO3 होता तो नाइट्रेट बोलते, यहां पे ये क्या है, नाइट्राइट है, तो सोडियम नाइट्राइट, इससे रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए हमारे पास में NH4 जो है वो तो क्या कर लेगा, एक सिंपली आप यहां से नाइट्रोजन निकालेंगे, NaCl हो जाएगा और अमोनिया गैस निकल जाएगी। ठीक है, देखो NaCl प्लस नाइट्रोजन गैस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके क्या है, कंपाउंड है, और इसके बाद में वाटर भी निकल सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी निकल सकता है। ये लीजिए, तो हमें क्या चाहिए, डाइनाइट्रोजन चाहिए। डाइनाइट्रोजन हमने ऑब्टेन कर ली है। सो डाइनाइट्रोजन का दूसरा तरीका क्या है ऑब्टेन करने का, कि अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है उसको आप सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या कर सकता है, इट कैन जस्ट प्रोवाइड व्हाट, नाइट्रोजन गैस। और देखिए इसके बाद में, और देखिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, इट इज प्रोड्यूस्ड।
अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो थर्मल डीकंपोजिशन बोला जाएगा ये बच्चों, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन बोला जाएगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। देखिए NH4, ठीक है, डाइक्रोमेट है, ये हीट का सिंबल है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, और अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करेंगे तो क्रोमेट के साथ में क्या दे देगा, नाइट्रोजन गैस देता है। दिस इज द नाइट्रोजन गैस, दिस इज द H2O एंड Cr2O3। ये है आपका क्रोमेट ओनली, ध्यान देना। और ये हो गया आपका डाइनाइट्रोजन, ठीक है, ये डाइक्रोमेट है, थर्मल डीकंपोजिशन किया है। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द प्योरेस्ट नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, कैसे बनती है, इज फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ एजाइड्स। एजाइड्स के डीकंपोजिशन से क्या मिलता है, प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। बस इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि एजाइड, और वो भी आप बेरियम का एजाइड ले सकते हैं। अभी मैं आपको एजाइड पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं एक आध बार, और अब भी आपको ये जरूरत पड़ने वाली है। 3N2+Pi, ठीक है, दिस इज एजाइड, बेरियम एजाइड। देखिए ये तो हो गए इसके प्रिपरेटरी पोर्शंस हो गया। आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, एयर जो है एनवायरमेंटल, उसको आप लिक्विफाई करिए और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाली नाइट्रोजन गैस पहले हमें डिस्टिल होकर के वेपर की फॉर्म में मिल जाएगी, ऑक्सीजन पीछे रह जाएगी। आप एक्वस अमोनियम क्लोराइड के सोल्ट को सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है, आपको N2 गैस मिलेगा। आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट का, तो क्रोमेट के साथ में नाइट्रोजन मिलेगा। और थर्मल डिकम्पोजिशन किसका कर सकते हैं, किसका करेंगे बताइए, ये है एजाइड, ठीक है। सोडियम के एजाइड मान लीजिए या बेरियम का एजाइड मान लीजिए, ये कुल मिलाकर के मेटल के एजाइड से उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोचने समझने की बातें, दो तीन चीजें। पहले तो मैं आपको एजाइड पे कुछ छोटे मोटे चीजें बता दूं। एजाइड देखिए, जब अपन ने, आप लोगों ने आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ा था तो तीन चार चीजें आपने देखी है। एक ये देखा है आपने, एक ये देखा है आपने, है ना, ये दोनों। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे एक ही नाइट्रोजन का एटम है जिसके ऊपर 3- चार्ज है। क्या है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है जिसपे 3- चार्ज है, एंड इट इज नेम्ड एज नाइट्राइड। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको नाइट्राइड बोल रहे हैं। यहां पे 3 एटम नाइट्रोजन के जिन पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं एजाइड। देखो एक माइनस है ना, बेरियम पे कितने होते हैं, Ba2+ होता है, तो ऐसे N3 के कितने ले लिए, देखिए 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो एक पे -1 है, दो पे -2, इसका +2 से बैलेंस है। दिस इज एजाइड, ठीक है। ये एजाइड से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, नाइट्रोजन गैस दे रहा है। पहली बात तो ये थी आपको समझाने की, आगे अगर फर्दर कभी कंफ्यूजन हो तो इस चीज को दिमाग में ले लेना, ठीक है। अब मैं दूसरी बात इसमें क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि वाई दिस इज द प्योरेस्ट नाइट्रोजन फॉर्म्ड, ये प्योरेस्ट क्यों है। तो इसमें सिंपल एक छोटा सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो बेरियम वगैरह है ना, आप सोडियम का एजाइड भी ले सकते हैं, बेरियम का एजाइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल डीकंपोजिशन के साथ जो निकल रहा है, जिसमें बेरियम जो निकला है इसके अंदर, उस बेरियम को आप फोकस कीजिए। आई हैड रिटन हियर बिस्मथ, बेरियम, ठीक है। आप देखिए कि ये तो मेटल है, इजीली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। केवल और केवल क्या है, नाइट्रोजन, मतलब बाई प्रोडक्ट्स नहीं है इस रिएक्शन के अंदर कोई भी। अगर मेटल है तो ये तो प्रेसिपिटेट होकर पेंदे में बैठ जाना है ना, मेटल है, हैवी है, पेंदे में बैठ जाना है। नाइट्रोजन की गैस ऊपर ऊपर अपने को प्योर मिलेगी और कोई बाई प्रोडक्ट और मिक्सर नहीं है इसके साथ। यहाँ पे देखिए क्रोमेट है, वाटर के वेपर्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, वाटर के वेपर्स नाइट्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप प्योर नाइट्रोजन ले सकते हैं, और भी गैसेज है कम उसकी बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट कि आप हीलियम है वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम होता है, वो भी तो आएंगी, बस इसलिए इग्नोर किया हमने क्योंकि उनका जो कंटेंट है, फ्रैक्शन जो है वो बहुत छोटा, बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन आएंगी तो सही, ठीक है। इसलिए प्योरेस्ट फॉर्मेट ऑफ द नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द एजाइड्स ऑफ मेटल्स, चाहे आप बेरियम का एजाइड ले लो, चाहे सोडियम का एजाइड ले लो। बोलो जी, समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये है हमारे पास में इसके प्रिपरेशंस। आई होप कि आप लोग क्लियर हैं इस चीज के साथ में, ठीक है। सो चलें अब आगे चलते हैं, और आगे आता है प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन के बाद में आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पे देखिए बच्चों, should I rub it out? Okay, let's talk about the properties. प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। बॉइलिंग पॉइंट हम आपको बता चुके हैं 77.2 केल्विन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात मैं इसमें ये कहूंगा कि इट इज ए, सबसे पहले कलरलेस, odorless and tasteless and नॉन टॉक्सिक गैस। अब आप बोलेंगे कि सर हमें ये नॉन टॉक्सिक याद कैसे रहेगी कि ये नॉन टॉक्सिक है कि टॉक्सिक है? अरे आंख के अंधो, दिमाग के पागल आदमियों, नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट में भरी है, 78% अपन रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। टॉक्सिक होती तो अपन निपट लिए होते ना सारे के सारे, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ही नाइट्रोजन का जा रहा है हमारे अंदर, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक है। अच्छा देखिए, अब आप ये कहोगे कि सर अगर नाइट्रोजन इतनी ज्यादा है तो फिर हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए और नाइट्रोजन हम ले रहे हैं। तो देखो, नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा होना ही सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जा रही है। वो जा रही है, लंग्स में जा रही है और वापस एक्सेल हो रही है, बॉडी के ब्लड में नहीं घुल रही है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है, जो कितनी है 23.2 सेंटीमीटर क्यूब विथ लीस्ट या लेस सॉल्युबिलिटी या लो सॉल्युबिलिटी, विथ लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कितनी है बच्चों, कितनी है? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml मान लीजिए पर लीटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। भैया प्रेशर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हेनरीज लॉ आप लोगों ने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इतनी होती है, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए, ठीक है। जाती है, एब्जॉर्ब होती है, सॉल्युबल होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, इट हैव 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, इसके 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक नाइट्रोजन का 14 है और एक नाइट्रोजन 15 है। ये 2 इसके स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों। और मुझे ये लगता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आइसोटॉप आप समझते हैं, ठीक है। आइसोटॉप आप समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए हमने क्या कहा था कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, इसलिए ये थोड़ी इनर्ट नेचर की होती है। इट इज इनर्ट इन नेचर है, समझ रहे हैं। N3 ट्रिपल बॉन्ड विथ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस वजह से, ठीक है। तो इट इज इनर्ट इन नेचर बट बी रिएक्टिव, वो वापस से रिएक्टिव हो जाती है ऑन स्मॉल
टेम्परेचर राइज। थोड़ा बहुत आप टेम्परेचर राइज करोगे तो वो क्या हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है। इसीलिए तो इस नाइट्रोजन को इनर्ट मीडियम बनाने के लिए जो आपके स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे मेटल को पिघलाते हैं, तो वहाँ पे इसको इनर्ट मीडियम के लिए यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस। ओके, आप देखिए मेटल्स के साथ में रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया मेटल्स के साथ में क्या करता है, नॉन मेटल है ये, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। देखिए क्या करेगा, जैसे इट रिएक्ट्स विथ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। देखो मेटल के साथ में तो क्या बनाता है, ये नाइट्राइड बना जाता है, जो क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिथियम प्लस N2 गिव्स LiN, बैलेंस कर दो, लिथियम +1 होता है और ये -3 होता है, तो Li3n हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ आप करेंगे N2 तो LiMg, मैग्नीशियम +2 है, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन करना है ना, ये -3 है और ये +2 है, तो 3 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, इसको आप यहाँ कर दीजिए ये और इसको कर दीजिए ये, एंड दिस इज हैंस दीज आर द नाइट्राइड्स, लिथियम नाइट्राइड है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और अगर नॉन मेटल के साथ में करवाते हैं तो वो कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, ठीक है। कोवेलेंट नेचर का मतलब क्या है कि आपने कहा कि NCl3, तो ये क्या है, कोवेलेंट नेचर का है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ऑलमोस्ट सेम नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों, क्या होती है, दोनों की सेम नेगेटिविटी आ जाती है, इस वजह से ये कोवेलेंट नेचर का होता है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये दे देता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के सेम नेचर है, ऑलमोस्ट सेम नेगेटिविटी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को प्रीडोमिनेंटली एक्सेप्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत शेयरिंग करते हैं यहाँ पे, तो कोवेलेंट नेचर रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मेटल नॉन मेटल से इसकी रिएक्टिविटी इस टाइप से होती है। अच्छा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा इसका ये है कि भैया हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन ये करता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन at 773 केल्विन टू गिव अमोनिया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है 773 केल्विन और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और NH3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है। और हैबर्स प्रोसेस के अंदर आप ये पढ़ेंगे अमोनिया का फॉर्मेशन, NH3 का फॉर्मेशन, क्योंकि इसी के चैप्टर के अंदर अपने को वो पढ़ना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास साथ में ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा, हाई टेम्परेचर पे करेगा, जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। विथ ऑक्सीजन it react on high temperature, देखिए N2 plus O2 and around 2000 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या बनाएगा, NO, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एक्सिड मत बोल देना, वो HNO3 होता है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सब क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है बच्चों, ओके। यूजेस के अंदर मैंने आपको बता दिया है 2-3 यूज है। पहला तो इनर्ट मीडियम फॉर्मेशन, इनर्ट मीडियम बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मोस्ट स्टेबल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है वहां पे इनर्ट मीडियम के लिए इसको यूज में करते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल फॉर्मेशंस हैं, इन केमिकल फॉर्मेशन जैसे अमोनिया हो गया, NH3 है ना, बहुत सारे केमिकल फॉर्मेशन हो गया। अच्छा देखिए, इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही वीक हैं, बहुत ही कम है, तो लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, उस वजह से इसको क्या कर सकते हैं, लिक्विड डाइनाइट्रोजन को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, या क्रायोसर्जरी के रूप में यूज करते हैं विथ
लीस्ट MP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना था 77.2 था ना, बहुत कम है केल्विन, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस माइनस के अंदर है ना। तो विथ लीस्ट BP कर लेते हैं, BP कर लेते हैं। ठीक है, BP कितना है 77.2 केल्विन है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज, कैसे यूज करते हैं इसको, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, इन क्रायोसर्जरी। मैं समझा दूं आपको क्या क्या वर्ड्स हैं ये। देखो, रेफ्रिजरेंट का मतलब है टेम्परेचर कूलेंट के लिए काम में ले सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है उसको प्रिजर्व करना है, जैसे वेटरनरी के कंपाउंड्स होते हैं, वेटरनरी के अंदर यूज आने वाले बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मतलब उनको बचा के रखने वाला। और क्रायोसर्जरी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सर्जरी है कोई ऑर्गन का है, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, बहुत ही डीप टेम्परेचर पे रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो। तो क्या कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। क्रायोसर्जरी वही होती है, डीप टेम्परेचर पे की जाने वाली। ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो खराब नहीं हो उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, वो मैं आपको इसमें बता चुका हूं कि आपको इसका डीकम्पोजिशन पूछ लेगा, आपको एजाइड्स का डीकम्पोजिशन पूछ लेगा, रिएक्टिविटी पूछ लेगा, यूजेस पूछ लेगा, प्रिपरेशन पूछ लेगा। दीज आर द क्वेश्चंस इन दिस थिंग्स। ओके, तो ये आज के टॉपिक थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ये चैप्टर है, जितना रिवाइज कर लेंगे उतना ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड द चैप्टर विद द मैक्सिमम मार्क्स कवर्ड इन दी योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 6 नंबर का ये 4 to 5 नंबर का आपका चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाला है। तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।